यूपी में पूर्व डीजीपी रह चुके सुलखान सिंह अब राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री कर चुके हैं। इनकी एंट्री का क्या जरिया है और बताया जा रहा है कि नई पार्टी के साथ वो एक पूरे जोश के साथ अब राजनीतिक क्षेत्र का एक तरह से देखा जाए तो जो दौरा है वो करना भी शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद भी हैं, इससे बात करते हैं। सर नमस्कार। पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका इस नई पार्टी को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ ही एक चीज़ की राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या रीज़न है आपका? इसका केवल एक उद्देश्य है कि एक अलग बुंदेलखंड राज्य को सृजित किया जाए। और ये इसके लिए मैंने लिख करके और तमाम पॉलिटिकल लोगों से बात करके और सब तरह से इसमें एक टोह लिया कि ये क्या कैसे संभव है। तो मैंने देखा कि लोग इसके लिए संवेदनशील नहीं हैं और मुख्यतः सभी पार्टियां भी उसका विरोध करती हैं छोटे राज्य बनाए जाने का। जबकि पहले बेसिक चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें, आप बांदा से बिलोंग करते हैं, तो बुंदेलखंड को एक राज्य बनाने को लेकर ये कैसे ख्याल आपके पास आया है? देखिए, मैं रहने वाला हूँ बांदा का। मेरी पढ़ाई लिखाई बांदा में हुई है इंटर तक। और हमारी ससुराल है छतरपुर में, मध्य प्रदेश ज़िले में, क्षेत्र में। हमारी रिश्तेदारियाँ मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हैं। तो दोनों तरफ के क्षेत्र जो है ये भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से और एक देखा जाए कृषि जीविका के साधन, हर तरह से ये एक जैसा क्षेत्र है ये। और दो स्टेटों में बटे जाने के कारण और डेमोक्रेसी के हिसाब से इसका रेलेवेंस कम हो जाने के कारण, सीटें इतनी कम हैं यहाँ पे कि बड़े स्टेट वाले तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं इसको जो है। और दो स्टेट में बट जाने के कारण इसका प्रभाव और कम हो गया। तो मैंने ये देखा लगातार पिछले करीब 20-25 साल से कि ये क्षेत्र लगातार नेग्लेक्टेड होता जा रहा है। क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी है। भूगर्भ जल स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि नदियाँ सूखती जा रही हैं। छोटी नदियाँ तो बहुत सूख गई। जमुना जैसी बड़ी नदी में पानी इतना कम हो गया है कि आप ज़्यादातर जगहों पर उसको पैदल पार कर जाइए गर्मियों में, जाड़े में। तो ये सब देखते हुए और जो योजनाएं बन रही हैं वो इस हिसाब से बन रही हैं कि वो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो सरकारों को सूट करती हैं, क्षेत्र के लिए वो यूजफुल नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसका कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि एक अलग राज्य गठन किया जाए। और जब मैंने आंदोलनों को सर्वे किया, जो पिछले करीब 40 साल से बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन चल रहे हैं, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसमें बहुत आंदोलन चल रहे हैं, तो मैंने देखा कि सरकारें आंदोलन से प्रभावित नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका। एक चीज़ आपको बता दें कि 2023 चल रहा है हमारा बुंदेलखंड, लेकिन अभी भी पिछड़ों में ही गिना जाता है। बुंदेलखंड को पिछड़ों में ही गिना जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, आपकी जो अलग राज्य बनाने की जो एक लड़ाई है वो क्या सफल हो सकती है इसमें? ये लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब बुंदेलखंड के लोग इकट्ठे होकर के और इस बात के लिए वोट दें कि ये राज्य अलग बनाया जाए। बड़ी पार्टियों को, ख़ासतौर पर वो पार्टी जो सेंटर में पार्लियामेंट में जिनका बहुमत आता है, वो पार्टियां तभी प्रभावित होंगी जब उनको लगेगा कि हमारा वोट कट जाएगा, हमारी सीटें घट जाएंगी। कोई और तरीका प्रभावित करने का इनको नहीं है। इसीलिए हमने जो है ये निर्वाचन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है, जो जिससे कि सीधे सीधे इलेक्शन प्रभावित होता है, इस तरह का ये मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट हमने शुरू करने का निर्णय लिया, ये देखते हुए कि अदरवाइज़ जो आंदोलन हुए हैं वो असफल हो रहे हैं इसमें। बुंदेलखंड को आप बहुत करीबी से जानते हैं क्योंकि आप वहाँ के निवासी हैं, लेकिन बुंदेलखंड की अगर बात करें तो क्या सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से बुंदेलखंड कैसे पीछे हटता जा रहा है? क्योंकि सरकार का भी साफ कहना होता है हमारी जो योजना है वो ज़मीनी स्तर से शुरू होती है और बुंदेलखंड की हर जगह पहुँच रही है। देखिए, बुंदेलखंड की कोई भी योजना तभी सफल होगी उसको विकसित करने में जबकि उससे वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े। और कोई तरीका बुंदेलखंड को विकसित करने का नहीं है। बुंदेलखंड का इतना ज़्यादा एक तरह देखा जाए क्षरण हो रहा है कि ये तो मुझे अभी पता लगा जब मुझे कुछ जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस परिसीमन से पहले बुंदेलखंड में 21 सीटें थीं। यूपी के बुंदेलखंड में 21 सीटें थीं और विगत परिसीमन में जो इस समय चल रहा है घट के ये सीटें 19 रह गई हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगले 50 साल में ये कहीं 4-5 ना रह जाएं सीटें घट करके जो है। तो अगर सीटें कम हो गई तो ये बिल्कुल उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। उनके लिए कुछ 1000 हेक्टेयर फील्ड बन के रह जाएगा। ये कोई डेमोग्राफिक क्षेत्र नहीं रहेगा, ये कोई जनसांख्यिकीय क्षेत्र ही नहीं रह जाएगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, अगर आबादी का यही हाल रहा।
तो जो भी योजनाएं बन रही हैं, मैं अक्सर उदाहरण दे रहा हूँ उसका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हज़ारों करोड़ रुपए इसमें लगा दिया गया। इससे बुंदेलखंड को रत्ती भर का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ के लोगों की आमदनी इससे रत्ती भर नहीं बढ़ी है और न ही अब फिलहाल इससे कोई बढ़ने की उम्मीद हमको दिख रही है। तमाम लोगों की ज़मीनें चली गई, लोग भूमिहीन हो गए या बिल्कुल गरीबी के हज़ार में पहुँच जाएंगे। वो उनको मुआवजा मिल गया, वो लोग खुश हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मुआवजा कितना दिन चलेगा। उनकी आय के साधन ख़त्म हो गए और लाभ कुछ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा वहाँ पर, किसी तरह का शिक्षा का वहाँ प्रभाव इतना कम है। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो कॉलेजों की संख्या इतनी कम है कि लोगों को शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। क्वालिटी एजुकेशन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए आप उसमें। अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज करीब 10-12 साल पहले बना था मेडिकल कॉलेज बांदा में, 1/3 से कम स्टाफ है वहाँ पे। वो प्राथमिकता में नहीं आता है वो क्षेत्र जो है। तो 2 तरह के विकास वहाँ होंगे। एक तो जैसे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं आप, अस्पताल बना रहे हैं, ये लोगों को राहत देता है, सुविधा देता है और थोड़ा सा इंसेंटिव देता है कि लोग वहाँ रुकें, उस क्षेत्र में रहें। और दूसरा, उसके साथ साथ आमदनी बढ़े और रोज़गार हो। आमदनी का सबसे बड़ा कारण जो जरिया बन सकता है वो है कृषि के लिए जल की व्यवस्था करें। बरसात के जल को रोकने का, तालाब जलाशय बनाने का व्यवस्था की जाए तो ये 3-4 साल के अंदर वहाँ की कृषि की काया पलट सकती है। अगर हम एजेंडे की बात करें तो आपका अपना मुख्य एजेंडा क्या होगा? पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या होगा बुंदेलखंड के लिए? हमारा ये इस पे कहना थोड़ा बड़ा प्रीमेच्योर होगा। पार्टी का एजेंडा, हम सरकार बनाने की पोजीशन में हैं कि नहीं है, फिर भी आपने पूछा तो मैं ज़रूर कहूँगा इसको। मेरा पहला, दूसरा, तीसरा सब मिला के एक पहला मुद्दा है जल की व्यवस्था, जिससे कि वहाँ ज़्यादातर लोग खेती पे लगे हुए हैं, जिससे कि खेती में पैदावार बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, उससे लोगों में संपन्नता आएगी, लोग वहाँ से पलायन नहीं करेंगे। 6 से 7-7, 8-8 हज़ार की नौकरी के लोग सूरत, अहमदाबाद, पूना, बम्बई यहाँ भाग के जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग जो हैं आगरा, मथुरा, गाज़ियाबाद, नोएडा, यहाँ नौकरी मजदूरी करने जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ के मजदूर वहाँ मजदूरी पा सकें। हमारे यहाँ के लोग पंजाब में कृषि में मजदूर के रूप में जाते हैं। ये हालात इतने ख़राब हैं उस क्षेत्र के कि इसका अंदाज़ा नहीं ये पार्टियाँ लगा रही, क्योंकि इनको कोई चिंता नहीं इस बात की। तो हम चाहते हैं, हमने यहाँ रिक्वेस्ट भी किया लोगों से कि आप पहला काम करिए कि वहाँ जल की व्यवस्था करिए। इधर उधर की ये योजनाओं से कोई लाभ नहीं हमारे क्षेत्र में। हैंडपम्प लगा देंगे हमारे यहाँ, जो है ये कहते हैं नल से पानी पहुँचा रहे हैं। देखिए, अब नल से पानी जनता को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उससे क्या लाभ होगा हमको बताइए? कोई मुझे बताते क्या लाभ होगा उससे? क्या 1 रुपये आमदनी बढ़ेगी हमारी उससे? नहीं बढ़ेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये भी नंबर 2 और 3 पे। पहला नंबर पर कृषि का जल, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे सरकार करे तो लोग रुकेंगे, भागेंगे नहीं वहाँ पर। आधा उधर बॉर्डरिंग पूरा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का, हमारा पूरा बुंदेलखंड पीजीआई में और केजीएमयू में यहाँ इलाज कराने आता है, क्योंकि वहाँ आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल से बना हुआ मेडिकल कॉलेज जो है, जो टॉप क्लास का मेडिकल कॉलेज है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, केजीएमयू की टक्कर की बिल्डिंग है बांदा मेडिकल कॉलेज की, लेकिन स्टाफ नहीं देंगे वहाँ पे, वो प्राथमिकता नहीं इनकी इसमें। तो ये सब देख के हमारी प्राथमिकताएं भी उसी तरह से होनी चाहिए। हमारा बजट अपना बजट होगा तो हम उसको वहाँ लगाएंगे जहाँ सब लोग चाहते हैं। अभी वो कहाँ लगता है? जहाँ पूरा यूपी चाहता है। यूपी में बहुमत किसका है? बुंदेलखंड तो अल्पमत में हो गया। 19 सीटें, 19/403, 403 में 19 का क्या वजन होता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बुंदेलखंड की क्या कमियां हैं बहुखूबी अच्छे से जानते भी हैं, और जिस तरीके से इनकी जो लड़ाई, जो मुहिम है, जाहिर से है कि उस लड़ाई कहीं ना कहीं आगे चल के थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन अगर इस लड़ाई का सही आंसर उत्तर मिल जाता है और लड़ाई की मुहिम जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लिए, निवासियों के लिए बहुत लाभदायक भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देव प्रताप सिंह, यूनाइटेड भारत, लखनऊ।